बीच में ताली बजाएंगे, नारा लगाएंगे, जय भीम करेंगे तो शायद जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपके ऊपर से निकल जाएगा। मेरी भी अपनी कुछ अनुभव, कुछ जो है जिज्ञासा है, कुछ संघर्ष, और मैं उस पर आपसे बात रखना चाहता हूँ। तो बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। और यहाँ उपस्थित जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, क्योंकि मैं खुद भी अधिवक्ता हूँ। आजकल आप कोर्ट में न्याय दिलाते हो, मैं सड़कों पे न्याय दिलाने के लिए लड़ता हूँ, तो थोड़ा सा काम तब्दील किया है। और अगर अधिवक्ता साथी भी मेरी बात को सुन के वो भी ताली बजाएं तो ये तो और ख़राब हो जाता है। तो धन्यवाद पुनः। उसके साथ भीम आर्मी और हमारे संगठन के सभी साथियों का धन्यवाद। यहाँ उपस्थित इस मंच पर एक सिंगल हमारी बहन जो है, जिनको मंच पे बुलाया गया, उनका भी धन्यवाद। बिना आदि आबादी के मंच शोभा नहीं देता। मंच तभी शोभा देता है जब उस पर बाबा साहब के सिद्धांत, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अब तो हमारी बहनें बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिया उसके बदौलत डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने लगी हैं। राजस्थान में मैं आते हुए भी एक गांव में गया तो वहाँ बड़े पैमाने मैंने देखा कि सरपंच से लेके सभी महिलाओं ने घूंघट ओढ़े हुए थे। तो ये संस्कृति के नाम पे किसी के अधिकार ही नहीं, मैं इसका कभी जो है समर्थन नहीं करता हूँ। तो पुनः मैं अपनी बात को मुद्दे पे लेके आता हूँ, और मुझे विश्वास है कि आपने मुझे टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से सुना, अखबारों में भी पढ़ा, लेकिन आज तो अच्छा अवसर है कि हम रूबरू हो रहे हैं और बहुत नज़दीक। तो मेरा विश्वास है अगर आपने अपने फ़ोन बंद करके मुझसे आंख से आंख मिला के बात की तो शायद जो है आज का दिन आपको याद, मेरा ऐसा मानना। क्योंकि ये टीवी पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, सब जगह पर, लेकिन ये नहीं मिलेगा जो अभी। मैं तो अब किसी रहबर का से इतने नज़दीकी से सामना हुआ होता, उनसे कुछ सीखने को मिल जाता। मेरे जैसा आम आदमी भी शायद अपने जीवन में कुछ सीख लेता। तो धन्यवाद, आप सम्मान बहुत अच्छा करते हैं, ये बड़ा गजब, इसके लिए भी आपका आभार। लेकिन आप मुद्दों की बात करते हैं। मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, मैंने इतिहास पढ़ा, तो मैं आज चॉइस आप पे हूँ। आप इतिहास पे मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं या जो मैं वर्तमान में महसूस कर रहा हूँ वो सुनना चाहते हैं? चॉइस और वर्तमान, ये अच्छी बात है। चलिए, तो वर्तमान की शुरुआत भी इतिहास से ही होती है, क्योंकि इतिहास, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी ना अपना इतिहास बना सकता है और ना ही इतिहास दे सकता है। तो मैं इतिहास जानता हूं कि देश का इतिहास क्या है, और बाबा साहब ने कहा इस देश का इतिहास आर्य और अनार्यों के बीच का संघर्ष है। ना कोई धर्म की लड़ाई है, ना कोई मजहब की लड़ाई है, ना ही कुछ और। एक वो वर्ग है जिसको हजारों साल से सताया गया और वो अब उठना चाहता है, हिस्सेदारी चाहता है, सम्मान चाहता है, स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना चाहता है। और एक इस तरह का जो है एक वर्ग बना हुआ है जो चाहता है कि ये वर्ग कभी उठे ना, और ये चाहे उसमें महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, SC ST के लोग हो, OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब उसी में आते हैं, जो शोषित वर्ग के लोग। तो मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पे एक कहानी पढ़ी, उनके जीवन से जुड़ी हुई, और वो कहानी ये थी कि एक बार डॉक्टर अम्बेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो एक स्लोगन लिखा हुआ था। स्लोगन ये था कि मनुष्य पैदा होता और मर जाता, मनुष्य पैदा होता और मर जाता, महापुरुष पैदा होते हैं लेकिन महापुरुष कभी नहीं मरते। तो बाबा साहब ने पहली लाइन को सत्य माना, दूसरी लाइन को सही ना मान के उसको कट कर दिया। जब कट कर दिया तो वहां के बच्चों ने इसकी शिकायत जो है
वो कॉलेज स्टाफ से, प्रशासन से कर दी। और जब शिकायत की तो एक नोटिस जारी हुआ। नोटिस ये था कि क्या तो डॉक्टर अंबेडकर अपना स्पष्टीकरण दें कि इस पे उनके क्या विचार हैं, या फिर वो तैयार हो जाए, उनको रस्टिकेट किया जाएगा। अगले दिन ऐसे ही सारे स्टूडेंट आए, सारे अध्यापक आए और डॉक्टर अंबेडकर से कहा गया कि अपनी बात रखिए। जब डॉक्टर अंबेडकर अपनी बात रखने आए तो उन्होंने कहा कि ये सच है कि मनुष्य पैदा होता और मर जाता, क्योंकि बुद्धा ने भी कहा कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन मृत्यु अटल सत्य है। लेकिन महापुरुष पैदा होते और महापुरुष कभी नहीं मरते। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस पे कहा कि पहले तो महापुरुष पैदा नहीं होते, पैदा तो एक बच्चा होता है। वो अपने जीवन के कर्म, संघर्ष और जो छवि या जो समर्पण या जो समाज को दे के जाता है, उससे हम लोग तय करते हैं, उसके जाने के बाद आकलन करते हैं कि वो महापुरुष था या नहीं। जीते ही जब तक वो जी रहा है हम लोग आकलन नहीं कर सकते कि वो महापुरुष है या नहीं। क्योंकि आदमी देखो, मैं इस पे एक और बढ़िया उदाहरण देता हूँ, अभी फिर मैं अपनी बात पे आऊँगा। अब से 5 साल पहले मैंने आशाराम जी नाम के एक संत को, जो खुद को संत कहते हैं, पूरे देश में मैंने देखा कि उनके बहुत फॉलोवर हैं, उनको भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई महिला शोषण की, जो उन्होंने किया। उसके बाद वो जेल चले गए। बताओ कितने लोगों की विचारधारा बदल गई तत्काल। आज वो संत जिसको मैंने देश के प्राइम मिनिस्टर को जिनके पैर छूते देखा, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, गवर्नरों के, जजों को पैर छूते देखा राजस्थान में, आज वो संत जेल में अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो सबको सर पे हाथ रख के अभिदान दे रहे थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पहली बात तो महापुरुष पैदा नहीं होता, पैदा तो एक बच्चा होता है, लेकिन वो महापुरुष अपने कर्मों से बनता है। तो महापुरुष भी मर जाता है अगर उसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार ना हो। अगर प्रचार प्रसार भी गलत दिशा में चला जाए तो भी महापुरुष मर जाता है। अगर उनकी विचारधारा को बदल के आप, जैसे महापुरुष ने कहा कि मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत, और आपने क्या किया, उनको पूजना शुरू किया, तो इससे क्या हुआ, महापुरुष के विचार, जो असली उनका त्याग, बलिदान, तपस्या थी, वो क्या हुई, जीरो। तो मैंने ये महसूस किया कि आज हमारे लोग, हमारे साथी, हमारा समाज, इस देश का कमजोर शोषित वर्ग, बहुजन समाज महापुरुषों का कत्ल करने का काम कर रहा है, ना कि उनकी विचारधारा को, उनके आंदोलन को, उनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम है। क्योंकि आप किसी भी संत और गुरु को उठा के देखो जिनको महापुरुष मानते हैं, उन्होंने खुद ये कहा, बुद्धा से लेके, उन्होंने क्या कहा, बुद्धा ने कहा, आपो दीपा बाबा, अपना दीपक स्वयं बनो, कोई भगवान नहीं। फिर फूले ने भी यही कहा, साहू जी ने भी यही कहा, पेरियार रामास्वामी नायकर ने भी यही कहा, पेरियार लाल यादव ने भी यही कहा, महामना रामसूर वर्मा ने भी यही कहा, दीना भाना वाल्मीकि, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब ने भी यही कहा, और मान्यवर काशीराम साहब ने भी ये कहा कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अगर बुनियादी जरूरतें भी पूरे करनी है, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़नी, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। और बाबा साहब ने तो इससे भी कड़वी बात की। मैंने उनके जीवन अध्ययन में पढ़ा कि जब कोई अंत समय में उनके पैर छूने आता तो वो लाठी रखते थे, जब भी कोई पैर छूने का प्रयास करता तो लाठी मार देते। तो एक पत्रकार ने पूछा कि भाई डॉक्टर अंबेडकर, ये तो आपके चाहने वाले लोग हैं, आप इनको लाठी क्यों मारते हैं? तो बाबा साहब ने इस पर अपना विचार रखा। उन्होंने कहा ये मुझे पूजना चाहते हैं, ये चाहते हैं जीवन के अंत समय में भी डॉक्टर अंबेडकर इनके सारे काम करें, ये अपने कामों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। और आज भी हालात वही। उन्होंने खुद कहा कि मैं मूर्तियों में नहीं, किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत। आज हम उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा के उनको पूजने का काम कर रहे हैं, ना कि उनके विचारों पे चलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने नारे दिए 21 जुलाई को, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आपने पढ़े, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप उस पर चले। अगर आप उस पर चले और सब लोग इस बात को मानते हैं, और मैं सब लोग इस बात को मानते हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, तो फिर हम में इतनी खाई क्यों है? फिर हम जातियों में क्यों बैठे हुए? आप यहां बैठे सब लोग बताओ,
SC ST OBC माइनॉरिटी और जो भी जाति वर्ग का व्यक्ति बैठा है, क्या इस देश के इतिहास में आप ये समझते हैं कि जातियां इस देश को बांटने के लिए बनाई गई है, कमजोर शोषित वर्ग के लोगों को अधिकारों से वंचित रखने के लिए बनाई गई है, या इस देश की एकता के लिए बनाई गई है? आप बताइए मुझे। जब जातियां आपने नहीं बनाई, आपके महापुरुषों ने नहीं बनाई और उन जातियों का खंडन किया हमारे महापुरुषों ने, तो हमने जातियों को और जातियों के सरनेम को अपने सर पे क्यों रखा है? तो हम अपने महापुरुषों के हत्यारे हैं। और मैंने आपसे पहले गांव में कहा, और मेरी बात पे अगर आपको गलत लगे तो कोई बात नहीं, मगर मैं तो सच कह रहा हूं कि जब एक महापुरुष अपने बच्चों की परवाह ना करते हमारे लिए गोलमेज में गए, तो हम उनके बच्चों की देखभाल नहीं कर पाए। ये है हमारा समाज। हम बाबा साहब के बच्चों के हत्यारे हैं और मुस्कुराते हैं, नाचते हैं, खुश होते हैं, हमें शर्म नहीं आती अपने ऊपर। अगर वो हमारे लिए लड़ने के लिए वहां गए तो उनके बच्चों की देखभाल क्या हमारे लोग नहीं कर सकते थे? आप बताओ, किन वजह से उनके बच्चों की जान गई? कुपोषण, भूखमरी और बेहतर इलाज न मिलने के कारण। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को समझा और अपने समाज पे इशारा किया कि पे बैक टू सोसाइटी, समाज में वापस जाओ, समाज के लिए करो, समाज का हाथ पकड़ो। तो बाबा साहब कहते कहते चले गए, फिर रहबर साहब काशीराम कहते कहते चले गए। उनके जाने के बाद हमने उनके आंदोलन को कितना चरम पे पहुंचाया, क्योंकि 56 में कहा ना बाबा साहब ने कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और उन्होंने एक अपील की कि अगर मैं तमाम तरह के अन्याय, अपमान, आरोप, अत्याचार और अपने बच्चों को कुर्बानी देके इस आंदोलन को यहाँ से लेकर आप आया, अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसको पीछे मत जाने देना। आज बताओ, आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आप सब लोग पढ़ा लिखा समाज हो, क्या उनका आंदोलन आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है? बताओ। आगे तो नहीं जा रहा, और आगे तो नहीं जा रहा तो इसके जिम्मेदार बाबा साहब तो नहीं है भाई। इसका जिम्मेदार कौन है? भाई हम इस समाज का पढ़ा लिखा समाज, खाता पीता समाज ही तो समाज को दिशा देंगे। आप बताओ, या वो जो गांव में खेती किसानी मजदूरी कर रहा है वो दिशा देगा? आप बताओ। अच्छा, और जिस समाज का पढ़ा लिखा समाज अपनी जिम्मेदारी ना अदा करे उस समाज के हालात क्या होगी भाई? तो अब मैं वर्तमान पे आता हूं। वर्तमान ये है कि कारवा लुट चुका। जिस तरह से केंद्र की सरकार लगातार निजीकरण कर रही है, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 को जब आप सड़कों पे आए तो उनको ये महसूस हुआ कि अगर सीधा सा आरक्षण पे, सीधा सा सरकारीकरण पे हमला किया गया, सीधा सा इनके एजुकेशन पे हमला किया गया, तो ये लोग विद्रोह कर देंगे इस देश में, डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग। अब उन्होंने क्या किया कि वो सारी सरकारी संपत्ति, वो सारे सरकारी एसेट उनको बेच के प्राइवेट कर रहे हैं। और प्राइवेट गुलामी है, गुलामी। जो लोग ये समझते हैं कि प्राइवेट आजादी है, वो इस बात को समझे कि अगर प्राइवेट आजादी है तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत क्या थी सरकारों को? तो आगे आने वाले हालात ऐसे हैं कि पढ़ाई के भी सोर्स खत्म हो रहे हैं, नौकरी के भी सोर्स खत्म हो रहे हैं, बिजनेस और व्यापार हम पे बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री और धरती हमारे पास नहीं है, तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे कैसे? मेरे आज भी याद है जब मैंने स्टडी में मैं आया मूवमेंट की, तो मैंने पढ़ा कि बाबा साहब ने लिखा, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील पैदा हो जाएंगे, उस समाज को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। आज तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में वकील हैं, भारत में लाखों की संख्या में डॉक्टर हैं, भारत में लाखों की संख्या में इंजीनियर हैं। तो भाई वो समाज तो तरक्की नहीं कर रहा, कुछ % लोग भी आगे बढ़ पाए। जो बढ़ पाए वो यहाँ हैं, जो नहीं बढ़ पाए वो सुबह उठते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इसका अगर आंकड़ा उठाना तो देख लो, कॉन्वेंट में CBSE IC बोर्ड के आपको पता चल जाएगा कि हमारे समाज की आर्थिक स्थिति क्या है। अब मैं इसके पीछे का कारण भी ढूंढ पाता हूं, तो ये है कि समाज तो तैयार हुआ,
लेकिन समाज ने किया वही जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले कहा। समाज अपने लिए जी रहा है, समाज महापुरुषों के मिशन को और कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं प्रयास कर रहा है। वरना आप देखो, हमारे अधिकारी साथी नहीं आए, अगर वो इस मंच पे बैठे होते तो आज उनको एहसास होता, आज उनका सामना होता मूवमेंट के लोगों से। लेकिन अगर वो यहाँ है तो नोट करो कि आप आइए, आप सब कुछ हैं। आप कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसमें नहीं, आप पत्रकार भी हैं, वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, पुलिस भी है, प्रशासन भी है, आप सब कुछ हैं। फिर भी समाज अभी जहां पैर काट दिए जाते हैं, जहां पानी पीने पे जो है, मटकी को छूने पे हत्या होती है, मूछे रखने पे हत्या होती है, फिर इसका जिम्मेदार कौन? आप कुर्सी पे बैठ के भी अपनी नौकरी से न्याय कर सकते हैं, आप सरकार से न्याय कर सकते हैं, आप समाज से न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि समाज के नाम पे तो आप आरक्षण लेके आगे बढ़ गए हो और समाज से तो आप सुविधा ले रहे हो, लेकिन समाज के नाम पे काम करने के लिए आपके पास कुछ नहीं। तो मैं ये समझता हूं साथियों कि जितनी जिम्मेदारी मेरी है, भाई इतना ही कर्जा तो बाबा साहब का मेरे ऊपर है, लोग सारे हमारे साथी बैठे हैं उनके ऊपर, इतना आप जो साथी बैठे हैं उनके ऊपर है। तो अगर आप अपने कर्जे को चुकाने के लिए, मेरे पिताजी कहते थे भाई लिए का, जिससे लिया है ना उसका देना जरूर पड़ेगा, जिससे लिया है उसका देना जरूर पड़ेगा। तो मैंने अपने पिताजी की बात को दिल से लगाया कि हमने बाबा साहब से लिया तो बहुत कुछ, हमने अपने महापुरुषों से लिया तो बहुत कुछ, लेकिन दिया कुछ नहीं। तो आज जो मैं काम कर रहा हूं, जिसकी वजह से आप मेरा सम्मान कर रहे हैं, इसलिए नहीं सम्मान कर रहे हैं कि भाई मैं कोई जो है नेता हूं, डॉक्टर, क्या नाम, डॉक्टर, इंजीनियर हूं, वकील हूं, या फिर IAS IPS हूं, या फिर MLA MP हूं या मुख्यमंत्री हूं। आप सम्मान मेरे काम का कर रहे हैं। जिस दिन मैं ये काम करना बंद कर दूंगा, आप ईमानदार से बताओ कि आप मेरा सम्मान करोगे, मेरे लिए 2 घंटे निकालोगे? तो सम्मान तो आप बहुत करते हैं, सम्मान आप सबका करते हैं। भाई मैं कहना चाहता हूं कि नारा एक लगाते हैं कि चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अगर साथ भी देते हो तो फिर क्या कहने भाई, अगर आप साथ दे दो तो फिर लड़ाई दूर कहाँ है बताओ। मैं 5 बार अपमानित होकर गया राजस्थान से, 5 बार। वर्तमान सुनना चाहते हो ना आप लोग, सुनो। मैं 5 बार अपमानित होकर गया राजस्थान से। पहली बार आया CHA की लड़ाई लड़ने के लिए, आया रात को 12 बजे मुझे होटल से उठा के और थाने में ले जाके और सुबह मुझे जेल भेज दिया जाता। मेरे साथ 20 हमारे साथियों को जेल भेज दिया जाता। और दोष क्या था कि मैं CHA की लड़ाई लड़ने आया। दूसरी बार मैं आया, उससे पहले उदयपुर, जब जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई और हमने सरकार को समय दिया और सरकार ने वादा किया कि हम इसकी मांग को पूरा करेंगे। मैं दूसरी बार आया तो उदयपुर एयरपोर्ट से मुझे वापस भेज दिया गया। मैं तीसरी बार आया जोधपुर एयरपोर्ट पे, जब जालौर का मटकी कांड हुआ तो मुझे वहीं से जो है गाड़ी में पुलिस की बिठा के और दिल्ली छोड़ के आ गया पूरी रात। फिर उसके बाद मैं चौथी बार आया, एयरपोर्ट से बाहर निकला, मीडिया के साथियों ने पूछा जाओगे, तो मैंने कहा भाई इसलिए आया हूं, अगर अकेला भी भेज दे सरकार तो अकेला भी चला जाऊंगा। मेरा वादा है कि इनकी गाड़ी में बैठ के चला जाऊंगा। तो पूरे दिन थाने में रख के और उसके बाद फिर जो है ट्रेन से वापस भेज दिया गया। फिर मैं 5वीं बार आया और मैं कह गया राजस्थान की सरकार से और इनकी पुलिस से कि अगर तुम्हारी मां के लिए दूध पिलाया होगा तो अब की बार रोक के दिखाना। अब तक तो लड़ाई संविधान से थी, अब तक तो लड़ाई संविधान से थी कि मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, भारत का नागरिक। आपको बता के आ रहा हूं कि मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूं, बस। और कोई लड़ाई नहीं। फिर मैं यहाँ आके बताऊंगा कि मुझे कैसे लड़नी है। तो आपने मुझे रोक दिया, लोकतंत्र उठा के रख दिया। मेरे याद है साहब कहते भारत में लोकतंत्र नहीं है, या राजतंत्र में पैसे वालों का राज है, और जिनकी सरकार होती है उनके आगे आदमी जानवर से भी ज्यादा कमजोर। जानवरों की हत्या पे यहाँ जो है रोया जाता है, लेकिन इंसानों की हत्या पे आवाज नहीं होती। उनके खिलाफ पंचायत होती है,
और पंचायत करवाती है सरकार। मैं 5वीं बार आया और मैं गया उस परिवार से मिलने, पूरी सरकार परेशान। मेरी उनसे बहस भी हुई। फिर मैंने कहा, पूछा कि कहाँ जाओगे, मैंने कहा जयपुर। कल मीडिया के सामने बताऊंगा कि मेरा परिवार क्या सह रहा है। तो जयपुर में बैरिकेडिंग करके, सारी गाड़ियां लगा के और इधर उधर कार्यकर्ताओं को बंद करके और जयपुर से बाहर ले जाके दिल्ली छोड़ के आते हैं। ये है राजस्थान में मेरी इज्जत ताकत। तब आपने कहा कि भाई आ जाओ, तो मैंने कहा भाई आना तो चाहता हूं, लेकिन हर बार बेइज्जत होकर चला जाता हूं। तो मैंने कहा कि ये जो बेइज्जती हमारे लोगों की हो रही है, मेरी बेइज्जती, आपकी भी तो बेइज्जती है भाई। क्या ये मेरी अकेले की बेइज्जती? आप बताओ, हर कोई व्यक्ति जालोर जा सकता है, मेरे अंदर क्या खोट है भाई? मैं वकील भी हूं, क्या वकील कानून तोड़ने का काम करता है या कानून का पालन करवाने का काम करता है? बताओ। तो मैंने सरकार से कहा कि भाई जितनी बंदिशें लगानी लगा लो, जिस दिन मेरा समाज जाग जाएगा और ये अपमान का बदला लेना चाहेगा, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि लोकतंत्र में वोट जिसके पास होती है उसका राज होता है। धोखे से कोई समाज आज दिन जो है गुलामी नहीं स्वीकार करता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे वहां जाने से माहौल खराब हो सकता? आप ईमानदारी से बताओ। नहीं। क्या राजस्थान में अभी आज तक मेरे कहीं जाने से माहौल खराब हुआ? जब उदयपुर के कन्हैया जी के परिवार को 2 सरकारी नौकरियों 50 लाख रुपए मुआवजा सरकार दे सकती है, जब सरकार पैमाना तय करती है बिना जांच के, बिना किसी उसके की घटना की सच्चाई क्या है, तो फिर जितेंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय क्यों नहीं मिलता? बताओ। फिर लक्ष्मण मीणा की 18 महीने के बाद जो लाश मिलती है, उस पर सरकार सवाल क्यों नहीं उठाती? फिर सरकार क्यों नहीं बात करती है कि भाई ये भी न्याय, इनके साथ भी न्याय जाए? और हमारे आने से क्यों जागती है सरकार? सरकार पहले ही जाग जाए भाई। जब सरकार यहाँ है, कानून व्यवस्था यहाँ है, फिर हत्याएं क्यों हो रही है? आप बताओ। कल मैं सरकार का, हो सकता है मैं आपके मुंह सामने कह रहा हूं, कल मैं सरकार का 2 महीने का चिट्ठा रखूंगा कि सरकार में हमारे लोगों के साथ क्या हुआ। अब हो सकता है रात को मुख्यमंत्री जी कहे कि इसको फिर दिल्ली छोड़ाओ, तो मैं तो दिल्ली जाऊंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन याद रखना सरकार के लोगों कि ये लोकतंत्र, अगर हमारे लोग जागे तो आप दिल्ली नहीं, आप वापस जाओगे अपने अपने घरों को। ये बात आप याद रखना, मेरा वादा आपको। इतना दर्द सहने के बाद भी अगर समाज नहीं जागता है, तो भाई बताओ मैं क्या करूं? कल मैं भी नहीं रहूंगा, फिर आप कहना कि भाई चलो लड़ाई लड़ो। बेसिक मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि मैं आपको भी बताऊं कि हमारे हालात क्या है, जबकि आपको पता है, मुझसे बेहतर पता है। जितने साथियां बैठे, बहुत सारों को मुझसे बेहतर पता है कि देश में संविधान, जिस संविधान की बात करते हैं, मुझे अभी दिया भेंट किया, वो संविधान तलवार की नोक पे है। केंद्र की सरकार चाहती है किसी भी तरह इसको खत्म कर दिया जाए, और जिनको संविधान की वजह से अधिकार मिले हैं वो और आराम से पढ़ के सो रहे हैं। मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूं कि संविधान हमारे लिए, देश के लिए लिखा गया है, क्या हमारे लोगों ने संविधान में रुचि ली, संविधान को पढ़ा, संविधान को जाना, संविधान के जरिए जो अधिकार मिले उनका प्रयोग करना सीखा? तो यहाँ मैं अपने आप को, अपने समाज को फेल पाता हूँ, क्योंकि हम संविधान की भी पूजा ही करते हैं, कहते संविधान के साथ कोई छेड़खानी होगी तो ये कर दें, लेकिन संविधान को पढ़ेंगे नहीं। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, आप पढ़ा लिखा खाता पीता समाज है, अपने बच्चों में काबिलियत पैदा करो। ये किसी भी कीमत पे आपके रास्ते सुगम नहीं करेंगे, ये आपके रास्तों में कांटे बिछाएंगे। आपको अगर कामयाबी हासिल करनी है तो आपको अपने अंदर जो है काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी, और इनके कांटों को चीरते हुए, उखाड़ते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं कि वो गुलामी और राजतंत्र चौराहे पे है भारत के। वो दिन दूर नहीं। मेरी लड़ाई यहाँ की मुख्यमंत्री और सरकार से नहीं है, मैं उनसे क्या लड़ूं? मेरी लड़ाई तो आप लोगों से है, क्योंकि साहब ने कहा कि लोकतंत्र बहुमत के शासन का नाम है, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारा वोट 85% है, तो जिनका 85% वोट, वो चापलूसी करते हैं सरकार के यहाँ जाके, जिनका 15% वोट है वो राज करते हैं। देखो कमाल की बात है। सामंतियों ने कहा कि भाई आने मत देना चंद्रशेखर को, वरना जिन पे हम यहाँ हजारों साल से जिनको गुलाम बना के, मैं बताता हूँ कारण क्या है। सामंतियों ने कहा मुख्यमंत्री को कि जिनको हम हजारों साल से यहाँ
घोड़ी नहीं चढ़ने देते, अच्छे कपड़े नहीं पहनने देते, जूते चप्पल पहन के अपने घर के आगे से नहीं निकलने देते, जिनकी बहन बेटियों का हम बलात्कार हत्याएं करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर वो यहाँ आएगा, उनके बीच में आके अपनी बात रखेगा, अगर 2 4 10 लोग जाके विद्रोह खड़ा हो जाएगा, क्रांति पैदा हो जाएगी, हमारी गुलामी खत्म हो जाएगी, इसलिए उसको आने मत दो, हम तुम्हारे साथ। तो मैं ये कहता हूं कि लगाओ पूरे जोर, और अगर इससे भी काम ना चले तो चलवाओ गोलियां, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएगी। लेकिन अब ये गुलामी और सामंतशाही, इसकी जड़ जो है राजस्थान से हम लोग काटते रहेंगे, अभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरा तो ये मानना है, माने घर पे कुत्ता भी पाल रखा था, अगर कुत्ते के आगे से भी 2 4 बार खाना खींच लोगे, वो भी आपको भोंकने लग जाएगा, काट जाए। लेकिन इतनी बार अपमानित होके भी फिर भी आप पिछले क्यों बने हुए? अगर ये अच्छी सरकारें हैं तो आप पे लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है बताओ? और अगर ये अच्छी नहीं है तो आप अपने पैरों पर क्यों नहीं फटकना चाहते? देखो, अपने निजी स्वार्थ के लिए उनके पैर पकड़ने बंद करो। साहब कहते थे नौकर नौकर होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसलिए मैंने नौकरी करना छोड़ दिया और मालिक बनने के लिए मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ कि हमें अपने समाज के अंदर मालिक वाली सोच पैदा करनी है। नौकर का काम होता है मालिक के आदेश को मानना, और मालिक का काम होता है नौकर को से काम करवाना। अब आपको ये तय करना है, पढ़ लिख कर भी अगर आप नौकरी बनना चाहते हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा राजस्थान से उतना ही प्यार है जितना उत्तर प्रदेश से है, जितना मध्य प्रदेश से है, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में जाता हूँ। मैं आपको ईमानदार से कह रहा हूँ कि आज भी हमारे लोगों के तंगे कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं। जब बिहार में बाढ़ आती है तो गांव देहात में कौन लोग रहते हैं बताने की जरूरत नहीं है। और जब बाढ़ आती है तो वो लोग, सरकार सुविधा नहीं करती है, वो लोग कहाँ जाते हैं? सड़क पे। सड़क के बराबर में एक चक्रोड़ होती है, मिट्टी वाला एरिया, जहाँ हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं। उन क्षेत्रों में आके वो अपना वो पल्ली बांध के बैठ जाते हैं, रहने लग जाते हैं। कड़वी बातें सुनो, तुम्हें जागे, तुम्हारा मैं जोड़ तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम लोग जागो यार। सच इसलिए बता रहा हूँ कि आप राजस्थान से निकल के गए भी होंगे, लेकिन सच ये है कि जानो तुम लोग कहाँ हो, तुम में मैं भी। तो वो उस पर रहते हैं सड़क के किनारे 3 महीने। उनका पशु भी वहीं रहता है, उनकी बड़ी जवान बच्ची भी वहीं रहती है, उनका बेटा भी रहता है, उनकी पत्नी भी रहती है, वो बुजुर्ग भी वहीं रहता है। जब गाय पेशाब करती है, पानी उनके वो पेशाब उनके मुंह पे पड़ता है। लेकिन क्या करें, मजबूर हूँ। आप तो मजबूर नहीं हो। फिर साहब तो बहुत कड़वी बात कहते थे, मैं तो उसको कह भी नहीं पा रहा। लेकिन सच ये है कि हमारी बहन बेटियों का शरीर देखने के लिए वहां जाने वाली गाड़ी है, जो गाड़ियां महाजन में बैठे ड्राइवर जो है वो एक्सीलेटर में मजबूती से पैर रखते हैं कि इनकी बहन बेटियों का शरीर देखा जाए, तब भी आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आप बात महापुरुषों की करने के लिए बैठे हैं। तो मैं, अगर मैंने कुछ कड़वा बोला हो तो आप अपने दिल पे नोटिस करें। मैंने जो कुछ बोला सत्य बोला, मैंने कुछ आपसे झूठ नहीं बोली। लेकिन अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी, संविधान के 72 साल बाद भी अगर हमें जानवरी जीवन जीना पड़े और जानवर से बुरी हमारे हालात हो, तो समाज को अपने ऊपर सोचना चाहिए। मैं आखिरी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। बात है 1949 की। बाबा साहब अम्बेडकर गए थे लखनऊ, एक सभा थी SC ST OBC के लोगों की रखी, और बाबा साहब से उन्होंने एक टॉपिक दिया कि इस पे अपनी बात रखो। बाबा साहब, आपका क्या विचार है, पिछड़ों और दलितों आदिवासियों में राजनीतिक संबंध कैसे बने, राजनीति वो कैसे करें, इस पे अपने विचार रखें। तो बाबा साहब ने जो बात वहाँ रखी, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा कि भारत में जाति व्यवस्था बना के ऊंच नीच की खाई बनाई गई है कि वो उससे छोटा है वो उससे बड़ा है। तो पिछड़े आदिवासी दलित लोगों में भी जातियों के का वर्चस्व हावी हो गया है। वो ये जानते हैं कि उनका दुश्मन कौन है और वो इस बात पे चिल्लाते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक असमानता के कारण वो आपस में मिलकर राजनीति नहीं करते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते राजनीतिक सत्ता पाने के लिए। बाबा साहब कहते हैं मैं ये भी नहीं चाहता कि वो रोटी बेटी का रिश्ता करें, मैं ये भी नहीं चाहता कि वो एक थाली में खाएं, लेकिन लोकतंत्र में 51% सहमति होना जरूरी है। 49% मुद्दों पर उनकी सहमति ना हो
लेकिन अगर 51% मुद्दों पर सहमति करके मिलजुल के राजनीति कर लें, या तो अगर SC ST OBC के लोग मिल जाएं, अपने मुद्दे लेके आके बैठ जाए टेबल पे, बात करें कि भाई ये मेरा मामला ये होना चाहिए, और वो अपनी राजनीतिक ताकत बनाने का काम करे, तो बताओ कि जब राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में होगी तो बताओ फिर ये अन्याय अत्याचार आपके लोगों के साथ होगा क्या? जब DM SSP आप अपॉइंट करोगे, CO SHO आप अपॉइंट करोगे, और उनकी हिम्मत होगी कि वो सामंतवादियों के आगे आपके बच्चों को मरने के लिए छोड़ देंगे, तो इसलिए साहब ने कहा कि जो शासक समाज होता है उनकी बहन बेटियों के साथ रेप हत्याएं नहीं होती, उनके घर नहीं लूटे जाते, उनकी जमीन नहीं छीनी जाती, उनकी मूछें नहीं काटे जाती। इसलिए मैं अपने समाज को हुक्मरान बनाने के लिए निकला हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि हालात खराब हैं, तो कुछ ऐसा बैठ के कीजिए राजस्थान में कि ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है ये बंद हो जाए। जो लोग खाने कमाने के लिए राजनीति कर रहे हैं या तलवे चाटने के लिए कर रहे हैं, उनसे सावधान होकर अपनी ताकत बनाने का काम करें। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आप भी इतने जिम्मेदार हैं, जैसे उस समय बाबा साहब के साथ रहने वाले लोग जिम्मेदार थे कि बाबा साहब के बच्चे मरे, फिर आप भी जिम्मेदार हैं और मैं भी जिम्मेदार हूँ कि समाज पर अन्याय अत्याचार हो रहा है और हम चुप हैं, फिर हम बराबर के दोषी हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता। तो अन्याय कौन कर रहा है? ताकतवर लोग। अन्याय सह कौन रहा है? हम लोग। दोषी कौन हुआ? इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आज नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में मिल आएगी फिर करेगा कब, तो अभी है मौका, वरना तो 24 के बाद तो पता नहीं डेमोक्रेसी देश में रहे या ना रहे। और डेमोक्रेसी वो लोग भी नहीं बचा सकते जो अपने प्रदेशों में डेमोक्रेसी नहीं रख सकते, समझ रहे हैं? वो भी डेमोक्रेसी नहीं, ऐसे निकम्मों से भी, लुटेरे से भी सावधान रहे, वो भी डेमोक्रेसी नहीं बचा सकते। डेमोक्रेसी वही बचा सकता है जो डेमोक्रेसी के असल मायने समझ जाए, और डेमोक्रेसी के असल मायने आपको समझने पड़ेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहर, जय संविधान, और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। मेरे वकील साथियों से निवेदन, जब समाज पर अन्याय अत्याचार होता है वो बहुत उम्मीद से देखता है आपकी तरफ। एक बार उनसे उनकी उम्मीदों पे खड़ा करके देखिए, समाज बहुत विश्वास करता है। जब विश्वास करता है अपनी जान भी लुटाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन बहुत ठगा गया तो जल्दी से विश्वास नहीं करता, उसको जब कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपसे मेरा अनुरोध, अगर बाबा साहब को मानना है ना, बाबा साहब के विचारों पर चलना, तो उनको पढ़ने की बहुत जरूरत है। एक बार उनको पढ़ के उनके दर्द को समझिए, फिर आपको चंद्रशेखर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। मैं राष्ट्रीय जाति